हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। पंचायत राज सिस्टम में सच टॉपिक्स आर क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। कल के डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, और राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं। पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का राज्य निर्वाचन आयुक्त आर्टिकल 243A और आर्टिकल 243ZA, इन दो आर्टिकल में स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस की जाती है, जब निर्वाचन होता है, चूँकि आपको पता होना चाहिए राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी तरह से राज्य में जो एमएलए का इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है, राज्य में जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एक तो ये भी आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एंड दैट इज बेसिकली ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंट बाय द गवर्नर। लेकिन इनका जो रिमूवल होता है वो रिमूवल इतना आसान नहीं होता। इनका रिमूवल बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा होता है ना। तो लेट मी राइट डाउन दिस वन, रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। एंड वन मोर थिंग इज दैट लाइकवाइज प्रोसेस कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा, जैसे हाई कोर्ट जज को हटाया जाता है, ठीक वही प्रोसेस को अडॉप्ट करके हटाया जाएगा। तो प्रोसेस इज क्वाइट वेरी डिफिकल्ट। हाई कोर्ट जज को हटाना या सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट टीडियस टास्क। तो बेसिकली ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। ऑलराइट, यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस की जाती है, कई बार एग्जाम में जो पूछी जाती हैं चीज़ें, जिनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज बेसिकली हमारे छत्तीसगढ़ में एज ऑफ नाउ राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है आप लोगों से। तो आपको ये भी याद रखना है, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आइए ज़रा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग एज वेल। लेकिन यहाँ पर ये आपको याद रखना होना चाहिए कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जैसे एक राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, जैसे केंद्र में हम देखें तो वहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके अंडर में उनके नीचे फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। हालांकि दोनों इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं ये ऐसा नहीं होता कि इनके सबऑर्डिनेट ग्रुप पे काम करते हैं, दे वर्क एज इंडिपेंडेंट बॉडी। यदि इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस कंडीशन में प्रॉपर वोटिंग होती है एंड देन आफ्टर थिंग्स आर डिसाइडेड। लेकिन वो चीज़ें बेसिकली हमारे यहाँ नहीं होती हैं। हमारे यहाँ बेसिकली केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त होता है। तो एक तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट इलेक्शन के दौरान पहला जो कैंडिडेट होता है, जैसे हमारे यहाँ पंचायत में जब इलेक्शन कराए जाते हैं तो वहाँ पे जो पहला कैंडिडेट होगा, पहले कैंडिडेट के लिए आपको याद रखना है चाहिए कि जो इलेक्शन सिंबल लौट के आते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा है कई बार, तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट दिस वन। तो पहले कैंडिडेट को जो अलॉट किया आता है वो पंच एरिया है तो बाल्टी अलॉट किया आता है, सरपंच को टेबल अलॉट किया आता है, जनपद पंचायत सदस्य के लिए श्याम पट्टी मतलब जो ब्लैक बोर्ड है दिया जाता है, और जिला पंचायत सदस्य के लिए टेबल पंखे का प्रोविज़न होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन। नाउ यहाँ पे कभी कभी डिस्कस किया जाता है छत्तीसगढ़ का एज ऑफ नो इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो जरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज पॉसिबिलिटी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो लेट मी टॉक अबाउट दिस वन। छत्तीसगढ़, जस्ट वन सेकेंड, छत्तीसगढ़ इलेक्शन कमिश्नर, देखिए इलेक्शन कमिश्नर राज्य का एक अलग बॉडी है और राज्य का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है अलग चीज़ है। राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलग बात है। राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है, जो केंद्र के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अंडर में काम करता है, ठीक है। लेकिन राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो कम्प्लीटली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इनके अंडर में केवल पंचायत के चुनाव ही कराए जाते हैं, बाकी कोई भी इलेक्शन के अंडर में नहीं कराया जाता। ऑलराइट, तो ये थोड़ा बेसिक चीज़ है जिसको आप लोग याद रखेंगे। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे चलते हैं। तो एज ऑफ नो हमारे छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयुक्त कौन है, उनका नाम है
श्री ठाकुर राम सिंह, नाम है ठाकुर राम सिंह। एज ऑफ 9 हमारे छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयुक्त हैं। इनका नाम आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। सो ऐसा यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल और 65 साल होता है। जो भी पहले पूरा हो जाए तो 5 साल और 65 साल एक निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, ये आपको याद रखना है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का। और दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट डेटा, तो ये पूछा आता है कई बार एग्जाम में, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे जब इलेक्शंस होते हैं, जब राज्य में पंचायत का इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दौरान ये डाटा वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायत में निर्वाचन के दौरान जब चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव लड़ते वक्त आपने देखा होगा कि कई बार एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए विधानसभा लोकसभा में आप चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने वाराणसी से भी लड़ा था, और इसके अलावा जो गुजरात की उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से भी लड़ा था, 2 जगह से लड़ा था, दोनों जगह जीत गए थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि क्या हमारे यहाँ भी ऐसे होता है पंचायत के चुनाव में? यस, पंचायत के चुनाव में भी आप मल्टीपल पोस्ट लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप एक ही सीट के लिए 2 जगह से नहीं लड़ सकते, है ना। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट in 2 seats. Participate in 2 seats. 2 सीट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, 2 सीट में आप इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, बट वो सेम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सरपंच का चुनाव जो है 2 अलग अलग जगहों से लड़े, या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 2 अलग जगहों से लड़े। नहीं, अब 2 सीट्स में कैसे आप लड़ोगे? बट इट शुड नॉट बी फॉर द सेम पोस्ट, बट इट शुड नॉट बी फॉर द सेम पोस्ट। फॉर द सेम पोस्ट मतलब आप सरपंच के लिए 2 जगह चुनाव नहीं लड़ सकते, की कंडीशन यहां पे कंपल्सरी है। 2 सीट में आप कैसे लड़ोगे? जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो यहां पे आप सरपंच का चुनाव लड़ गए, सरपंच के साथ में आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ गए। यदि आप दोनों जीतते हैं तो आपको 1 सीट खाली करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इस तरह से आप चुनाव लड़ सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। सच काइंड ऑफ इलेक्शन यू कैन गो फॉर, लेकिन यस यहाँ पे कंडीशन है, बट इट शुड नॉट बी फॉर द सेम पोस्ट। सेम पोस्ट के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, याद रहेगा। अब यहां पर देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण चीज है, जो पंचायत के चुनाव होते हैं यूजुअली बैलेट पेपर में होते हैं। अभी भी जो चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर होते हैं। तो याद रखिएगा, जो ग्राम पंचायत का चुनाव है, ग्राम पंचायत का चुनाव पार्टी लेस होता है। लेट मी राइट डाउन दिस वन। ग्राम पंचायत इलेक्शन जो होते हैं, रूरल पंचायती राज सिस्टम के जो इलेक्शंस होते हैं, ये पार्टी लेस होते हैं। पार्टी लेस का मतलब ये, कोई पार्टी इसमें वैसे पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन सिंबल अलॉट नहीं किया आता है पार्टी का। यहाँ पे पार्टी जो सिंबल अलॉट किया आता है वो बेसिकली जैसे निर्दलीय के चुनाव होते हैं, ठीक उस तरह से कुछ होते हैं। पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर कोई सिंबल अलॉट पार्टी की तरफ से नहीं किया था। और ये इलेक्शन जो होते हैं ये ईवीएम से नहीं होते, ये इलेक्शन बैलेट पेपर से। कैसे होते हैं? ये इलेक्शन हमेशा याद रहे बैलेट पेपर से होते हैं। ये इलेक्शन यहाँ पर याद रहे ईवीएम के द्वारा कंडक्ट नहीं कराते। लेकिन जो चुनाव आपके ईवीएम से होते हैं, जो आपके नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, उसमें ज़रूर यहाँ पे कंडीशन है कि वो पार्टी उससे पार्टिसिपेट करती है। आप रूलिंग पार्टी जो हैं, पार्टीज़ हैं, उनके थ्रू आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपका इलेक्शन ईवीएम के माध्यम से एज ऑफ नाउ होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जो पंचायत के जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको हटाने का प्रोसेस क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा आता है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज सच काइंड ऑफ टॉपिक्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो रिमूवल प्रोसेस कैसे होता है, किसी भी पंचायत के जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको हटाने का प्रोसेस क्या होता है। तो रिमूवल प्रोसेस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। अब देखिए, रिमूवल प्रोसेस में कई प्रकार के प्रोसेस बताए गए हैं। पहला प्रोसेस है कि यदि कोई इलेक्टेड कैंडिडेट है, इलेक्टेड कैंडिडेट को यदि आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए। तो पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इनके खिलाफ लाया जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लोगों ने लोकसभा या विधानसभा मामले में खूब सुना होगा। केंद्र में यदि हम देखें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो याद रखिए लोकसभा में ही लाया जाता है, जो लोअर हाउस है लोकसभा उसी में लाया जाता है। राज्यसभा में कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाता। वैसे ही राज्य की बात करें तो विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ पर विधान परिषद भी है, अपर हाउस है, वहाँ पे कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाता, हमेशा नो कॉन्फिडेंस मोशन लोअर हाउस में लाया जाता है। लेकिन पंचायत में तो ऐसा कुछ है नहीं कि अपर हाउस लोअर हाउस का सिस्टम है, तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया सकता है। अब देखिए यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन किसकी तरह लाया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का काम कौन करेगा, दैट विल बी ब्रॉट बाय द मेंबर्स लेके आएंगे। तो ग्राम पंचायत में जो पंच हैं वो लेके आएंगे, जनपद पंचायत में सदस्य लेके आएंगे, जिला पंचायत में सदस्य लेके आएंगे। और वहां पे किसके खिलाफ ले सकते हैं, सरपंच के खिलाफ ला सकते हैं, उप सरपंच के खिलाफ ला सकते हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनके खिलाफ ऐसे ला सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 मेंबर मस्ट साइन। 1/3 जो मेंबर हैं इन्हें साइन करना पड़ेगा कि हाँ इनके खिलाफ हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। इतने मेंबर साइन करेंगे तभी जाके अविश्वास प्रस्ताव को एक प्रकार से कह सकते हैं एंटरटेन किया जाएगा। और ये अपना 1/3 मेंबर साइन करके अविश्वास प्रस्ताव किसको देंगे, सबमिट टू ऑफिसर। लेकिन ये गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको सबमिट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर ही बेसिकली सबमिट कर दें, नहीं, ये सबमिट करना पड़ेगा नहीं गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर हर एक अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं। जैसे यदि आप सरपंच के खिलाफ लाना चाहते हैं, सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ, तो सरपंच के खिलाफ यदि पंच लाना चाहते हैं अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उस कंडीशन में जो वहां पे सब डिविजनल ऑफिसर हैं या एसडीएम रैंक के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा बेसिकली उनको सबमिट किया जाएगा। यदि आप जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाना चाहते हैं, किसके, जनपद पंचायत में यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो ये किसको सबमिट किया जाएगा, ये सबमिट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीएम को सबमिट किया जाएगा। और वही चीज जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो ये सबमिट किया जाएगा किसको, जिला पंचायत। जिला पंचायत में यदि आपको लाना है तो उस कंडीशन में जो पंचायत के जो डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, है ना, डायरेक्टरेट, इनको सबमिट किया जाएगा। मतलब जो स्टेट की टॉप बॉडी है डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत, इनको बेसिकली सबमिट किया जाएगा। तो यहां पे अविश्वास प्रस्ताव किसको सबमिट करना है, इसके लिए अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। अविश्वास प्रस्ताव का यदि अनाउंस यहाँ पे आपने सबमिट कर दिया तो उस कंडीशन में विद इन 15 डेज आपको अविश्वास प्रस्ताव के लिए मीटिंग बुलानी पड़ती है ना। और जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो मीटिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन 7 दिन पहले दिया जाता है। तो यदि सबमिट हो गया है, सबमिट होने के बाद विद इन 15 डेज
मीटिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करने काम कौन करेगा? ये जो रिलेवेंट ऑफिसर है वो करेंगे। और बिफोर 7 डेज, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होने के बिफोर 7 डेज ऑल मेंबर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड। हर एक मेंबर को यहां पे इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि यस, इसके लिए प्रॉपर तरीके से अविश्वास प्रस्ताव मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए यहां पर मीटिंग बुलाई जा रही है। राइट, तो ये है अविश्वास प्रस्ताव में। अब यहां पे कुछ चीजें और डिस्कस की जाती हैं। अविश्वास प्रस्ताव का जो सिटिंग होगा उसमें अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन किसकी निगरानी में किया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन कई बार डिटेल में पूछे आते हैं, इसलिए हम इतना डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन मान लीजिए आपने ला दिया, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रिजाइडेड बाई, देखिए जनरल मीटिंग जो होती है उसको प्रिजाइड करने काम तो जो रिलेवेंट, जैसे यदि ग्राम सभा का होता है तो वहां पे सरपंच होते हैं, जनपद पंचायत को होता है जनपद पंचायत अध्यक्ष करते हैं, जिला पंचायत का जिला पंचायत अध्यक्ष करते हैं। लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन का केस रहेगा तो उस समय कौन प्रिजाइड करेगा? यदि सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो यहां पे इस मीटिंग को प्रिजाइड करने का काम करेंगे नायब तहसीलदार। जब आप स्टेट पीएससी क्वालिफाई करते हैं तो आपको पहली जो पोस्ट मिल सकती है वो नायब तहसीलदार की भी मिल जाती है। हालांकि बहुत सारी पोस्ट होती हैं, नायब सर इज वन ऑफ देम। आपको एसडी भी मिल सकती है बाय द वे। यदि आप वही चीज जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, जनपद पंचायत अध्यक्ष या जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, इनके खिलाफ यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं तो उस कंडीशन में इस मीटिंग को प्रिजाइड करने का काम दिया जाता है डेप्यूटी कलेक्टर को। डेप्यूटी कलेक्टर हो या उनके इक्विवेलेंट कोई भी अलग ऑफिसर हो, उनको बेसिकली दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि बात हो रही जिला पंचायत की, जिला पंचायत ऑब्वियसली यहां पे टॉप बॉडी होगी। जिला पंचायत में यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया जाता है तो वहां पे जो कलेक्टर होते हैं वो खुद प्रिजाइड करते हैं या एडिशनल कलेक्टर को भी प्रिजाइड करने के लिए दिया जाता है। एडिशनल कलेक्टर क्या होता है? देखिए, एडिशनल कलेक्टर कलेक्टर के अंडर में काम नहीं करता। एडिशनल कलेक्टर इज हैविंग इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना, दे आर एक्टिंग एज ए इंडिपेंडेंट। तो हालांकि एडिशनल कलेक्टर एक आईएएस रैंकर होता है, आईएएस रैंक अवार्ड हो जाती है तभी जाके एडिशनल कलेक्टर बन सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। जिसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया वो कभी भी अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं इनको बेसिकली अध्यक्षता करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज पूछी जाती है, अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए कितने वोट होने चाहिए? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट बी पास्ड बाई, यदि आप हटाना चाहते हैं, देखिए केंद्र में देखा है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है तो अब्सोल्यूट मेजोरिटी यदि आपने पास कर दिया कि हाँ इतने मेंबर, जैसे मान लीजिए सपोज करें केंद्र में 543 सीटें हैं, उसकी आधे सीटें 272 लोगों ने अपोजिंग वोट कर दिया, मतलब गवर्नमेंट गिर जाएगी। लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं होता है। पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए। ऑलराइट, 3/4 मेजोरिटी होना जरूरी है। ये किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, जो लोग उस दौरान प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं, उसका 3/4 होना जरूरी है। दैट्स क्वाइट बिग वन।
और यहां भी कंडीशन है, ये जो है मान लीजिए प्रेजेंट और वोट कम कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, तो याद रखिए शुड बी हायर देन 2/3 ऑफ टोटल। 2/3 ऑफ टोटल का मतलब क्या है, देखिए समझिएगा, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। 3/4 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कुल सदन में 20 लोग हैं, तो 20 का 3/4 कितना होगा, 15 लोग होंगे। अब देखिए यहां पर कई बार कंडीशन होती है, मान लीजिए सदन में 8 ही लोग प्रेजेंट हैं, तो 8 लोग प्रेजेंट होंगे, तो 8 का 2/3 3/4 कितना होगा, 6 लोग होंगे। तो ये 6 लोग क्या पास कर सकते हैं, नहीं। 20 का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 20 का 2/3 कितना है, लगभग 13-14 के आसपास, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पे ये सारी कंडीशन को मीट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि 3/4 से आपने पास कर दिया, सदन में 7-8 लोग ही हैं और उसका 3/4 से आपने पास कर दिया, नहीं। यहां पे कंडीशन है कि 2/3 ऑफ द टोटल से कम नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन आपको मीट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से बेसिकली यहां पर काम करता है चीजें, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं। याद रहे ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन की यदि हम बात करें, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन 1 साल के भीतर ही ला सकता, मतलब कैंट बिफोर लेस देन 1 ईयर ऑफ इलेक्शन होने के 1 साल के भीतर आपका अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। एंड 6 मंथ लेफ्ट, 6 महीने बचे हुए तो उस कंडीशन में भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। तो ये कुछ कंडीशन है जिसको यहां पे आप लोग याद रखें। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। एक और कंडीशन है रिकॉल। पंचायत में रिकॉल करने का भी सिस्टम होता है। किसी को उसके पद से हटाना है तो रिकॉल करने का भी एक प्रोविजन यहां पर डाला गया है। हालांकि रिकॉल का जो प्रोविजन है पंचायत में जरूर होता है, लेकिन ये चीज उसमें नहीं होती, लोकसभा विधानसभा में नहीं होती, ये आप याद रखेंगे। इसमें एक डिस्कस करते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट। सो रिकॉल का यदि प्रोसेस यदि देखें कि रिकॉल प्रोसेस किसके लिए अप्लाइड होता है, तो याद रखिए रिकॉल प्रोसेस आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ हो, है ना। अप्लाई टू डायरेक्ट इलेक्टेड पोस्ट। अब डायरेक्ट इलेक्टेड पोस्ट कौन सी है, जैसे हमारे यहां पंच हो गई, लाइक हो गया पंच हो गया आपका। हमारे यहां सरपंच का चुनाव भी डायरेक्ट होता है, तो सरपंच हो गया। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो इनके खिलाफ में यहां पे आप रिकॉल प्रोविजन ला सकते हैं। रिकॉल कैसे लाया जाएगा, रिकॉल के कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको याद रखनी है। पहला जो कंडीशन रिकॉल के लिए बोला गया है वो ये बोला गया है कि रिकॉल लाने का काम कौन करेगा, रिकॉल बाई वोटर्स। जो वोटर्स होते हैं उनके द्वारा सीधे रिकॉल लाया जाता है। ये बहुत ही यूनिक प्रोविजन है। कुछ कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में रिकॉल प्रोविजन होता है, लेकिन इंडिया में तो ऐसा है नहीं। लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में इवनली जो हायर बॉडी होती है, विधानसभा है, लोकसभा है, वहाँ भी रिकॉल प्रोविज़न होते हैं। मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट्री सीट्स होती हैं उसके लिए होते हैं। इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है
यदि आप रिकॉल लेके आना चाहते हैं तो उस कंडीशन में 1/3 वोटर्स, कितना, 1/3, मतलब पंचायत में सरपंच की इलेक्टेड सीट है तो वहां पे 1000 मेंबर्स हैं, वहां पे 1000 लोगों ने वोट दिया है, 1000 वोटर्स हैं, तो वहां पे उसका 1/3 वोटर्स मस्ट साइन, इनको साइन करना पड़ेगा एंड सबमिट टू एसडीएम। एसडीएम बोले या एसडीओ बोले, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, तो इनको बेसिकली सबमिट किया जाएगा। 1/3 वोटर्स मस्ट साइन एंड सबमिट टू एसडीओ। फिर ये एसडीओ जो है मतदान कराएंगे प्रॉपर तरीके से, तो मतदान जो है एसडीओ के अंडर में कराया जाएगा। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, एंड पास्ड बाई, या हम कह सकते हैं मस्ट बी पास्ड बाई हाफ वोटर्स, आधे वोटर्स के द्वारा पास होना जरूरी है। आधे वोटर्स ने पास कर दिया तो रिकॉल का प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन याद रखिए कुछ कंडीशन यहां पे, रिकॉल कांट बी इनिशिएटेड बिफोर 2.5 ईयर, इलेक्शन के 2.5 साल के पहले आप इसको इनिशिएट नहीं कर सकते। एंड 6 मंथ लेफ्ट, ये 6 महीने बचे हुए, तो उस कंडीशन भी आप लोग इनिशिएट नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशन है कि रिकॉल तब नहीं लगाया जाता, लेकिन बाकी टाइम में रिकॉल लगाया जा सकता है। और यहां पे वोटर सीधा का सीधा जो इलेक्टेड बॉडी है उसको हटा सकती है। तो ये हो गया आपका, इसको आप याद रखेंगे। राइट, नाउ आगे चलते हैं। यहां पे लेट्स मूव फ्रॉम हियर। रिमूवल का एक प्रोसेस और भी होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज बेसिकली रेजिग्नेशन। आप रिजाइन कर सकते हैं, रिजाइन के माध्यम से आपको पद से हटाया सकता है। आप यदि रिजाइन कर देते तो आप पद से अपने आप हट जाएंगे। तो थर्ड जो है प्रोसेस है रिमूवल का, वो है रिजाइन। यदि आप अपनी पोस्ट से खुद रिजाइन कर दें तो उस कंडीशन आप हट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा था वो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पीएससी पूछ सकती है कि रिजाइन यदि आप दे रहे हैं, रेजिग्नेशन यदि आप दे रहे हैं, तो रेजिग्नेशन कौन किसको देगा। ऐसे क्वेश्चन भी पीएससी कई बार पूछ लेती है कि बेसिकली रेजिग्नेशन आप किसको दे रहे हैं। जैसे यदि बात करें पंच की रेजिग्नेशन, पंच का रेजिग्नेशन किसको दिया जाएगा, पंच अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, या सरपंच अपना रेजिग्नेशन किसको देगा। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। देखिए यहां पे यदि पंच और सरपंच की बात करें तो पंच किसको रेजिग्नेशन देगा, पंच अपने यहां सरपंच को रेजिग्नेशन देगा, मतलब जो हेड है उसी को देगा। जिला पंचायत सदस्य है तो जिला पंचायत अध्यक्ष को देगा, जनपद पंचायत सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष देगा। लेकिन यदि कंडीशन है कि सरपंच किसको देगा, सरपंच अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, सरपंच विल गिव रेजिग्नेशन टू डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर। पंचायत, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी पंचायत डायरेक्टर, इनको बेसिकली अपना रेजिग्नेशन देंगे। कौन, सरपंच। जिला उप संचालक, जनपद पंचायत अध्यक्ष किसको देंगे, तो जनपद पंचायत अध्यक्ष की बात करें, जनपद पंचायत अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देंगे, या तो अपना रेजिग्नेशन ये देंगे
यदि वहाँ पर अथॉरिटी में प्रभार दिया गया है एडिशनल कलेक्टर को, तो एडिशनल कलेक्टर को देंगे। तो या तो कलेक्टर को देंगे, कलेक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या तो दे विल गिव हिज रिलेशन टू एडिशनल कलेक्टर। एडिशनल कलेक्टर स्वतंत्र प्रभार में होते हैं, तो किसको जिम्मेदारी वहाँ पे दी गई है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वन। यदि बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष किसको देगा, जिला पंचायत अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, ही विल गिव हिज रेजिग्नेशन टू कमिश्नर। ये अपना रेजिग्नेशन वहाँ पे जो कमिश्नर हैं, संभागीय आयुक्त हैं या एडिशनल कलेक्टर हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, उनको देंगे। तो याद रखिए दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। तो ये अलग अलग पोस्ट में रेजिग्नेशन देने के लिए, रेजिग्नेशन लेने की अलग अलग अथॉरिटी होती है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। हालांकि एक कंडीशन और भी है, कुछ कंडीशन और होने पर उन्हें राज्य शासन के द्वारा हटाया सकता है। एक रिमूवल भी होता है सीधे के सीधे। रिमूवल ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है वैसे देखा जाए तो, और स्टेट गवर्नमेंट जब रिमूव करती है उसके लिए कई सारी कंडीशन मीट होना ज़रूरी होता है। और कौन कौन सी कंडीशन मीट होना ज़रूरी होता है, इसमें कई सारी कंडीशन बोली जाती है, जैसे कि यदि वो प्रेजेंट नहीं है लगातार तरीके से, या 6 माह के दौरान वो उन्होंने पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं लगातार बिना परमिशन के, 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे, तो ये सब कंडीशन को मिलते हुए यहाँ पर उनको हटाया सकता है। तो रिमूवल भी हो सकता है, डायरेक्ट रिमूवल भी हो सकता है, डायरेक्ट रिमूवल हो सकता है, लेकिन रिमूवल करने की अथॉरिटी किसके पास में है, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। रिमूवल ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। सर्टेन ग्राउंड्स कौन से हैं, मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा डिस्कस करूंगा, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो या तो आपने वही बात देश की जो यूनिटी है, सोवरेनिटी है, उसके साथ किस तरह छेड़छाड़ किया है, या आपने डिस्क्रिमिनेशन किया हो सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, है ना, या किसी शासकीय भूमि है उस पर अतिक्रमण किया है, समथिंग लाइक दैट। या तो आपने 6 माह के दौरान 6 months इन ए रो अब्सेंट रहे हो, किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन लिए आप यदि 6 महीने लगातार अब्सेंट रहे हैं तो वो कंडीशन बन सकती है आपको हटाने के लिए। या आपने absent in 3 consecutive मीटिंग, 3 लगातार मीटिंग हुई हो उससे आप एब्सेंट रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको हटाया सकता है बिना परमिशन लिए। या तो समथिंग लाइक दैट, आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट। तो ये जो कंडीशन मीट करती है तो आपको हटाया सकता है। तो लेकिन यहां पे कंडीशन ये है कि हटाने का काम कौन करेगा। तो याद है सरपंच की यदि बात करें, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में पंच को हटाना है या ग्राम पंचायत में सरपंच को हटाना है, तो इनको हटाने का जो अधिकार है वो एसडीओ को दिया जाएगा। एसडीओ को मतलब जो अनुविभागीय अधिकारी हैं उनको दिया जाएगा, सब डिविजनल ऑफिसर, तो बाई एसडीओ। यदि बात करें जनपद पंचायत की बात करें, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य हों या जनपद पंचायत अध्यक्ष हों, इनको हटाने का जो अधिकार रहेगा किसके पास रहेगा, दैट विल गो टू कलेक्टर। और यदि बात करें जिला पंचायत की बात करें, जिला पंचायत सदस्य हों, जिला पंचायत अध्यक्ष हों, तो इनको बेसिकली हटाने का अधिकार सीधे डायरेक्टर पंचायत को होगा।
डायरेक्टर ऑफ पंचायत, और ये डायरेक्टर ऑफ पंचायत की बात करते हैं तो राज्य का जो पंचायत संचालक है उसके पास अधिकार होगा। और एक तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं रेमोल के बारे में, इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अब यहां पर देखा जाए तो डिस्कशन हालांकि और ही बहुत ज़्यादा लंबा जा सकता है। कई बार यहाँ पे कमेटीज़ पर डिस्कस किया जाता है कौन कौन सी कमेटीज़ हो सकती हैं। तो कमेटीज़ से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार देखा गया है कि कमेटी से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कमेटीज यहां पे बनाई जाती हैं। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस वन बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी कमेटीज हमारे पंचायत में काम करती हैं। सो ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कमेटीज़ है उनके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है बिकॉज कई बार कमेटीज़ पूछी जाती हैं। कमेटीज़ में फर्दर बहुत डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज रिसेंटली वी हैव सीन इन सेवरल एग्जाम्स की यहाँ पे कमेटीज़ पूछी गई हैं। तो कमेटीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से कमेटीज़ काम करती हैं। इतना हम उसको जानेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। अब कमेटी में देखा जाए तो यहाँ पे ग्राम पंचायत लेवल की हम बात करें जो कि ग्रास रूट लेवल पे होती है। देखिए ग्राम पंचायत लेवल पे जो कमेटी होती है, याद रहे इसमें कमेटीज़ में कुछ कंडीशन होती है कि महीने में एक बार मीटिंग होना ज़रूरी है। इसमें 3 to 5 कमेटीज़ होती हैं, 3 से 5 कमेटीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ 5 कमेटीज़ को डिस्कस किया गया है। ये पाँचों कमेटीज़ बनाई जा सकती हैं और यहाँ पर एक याद रखना है कि हर एक कमेटीज़ में यदि मेंबर की बात करें तो 4 मेंबर ईच। जो कमेटीज़ आप बनाते हैं उसमें 4 मेंबर हर कमेटीज़ में रहने ज़रूरी हैं, ठीक है। हालांकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो पहली कमेटी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा एक्सेप्शन दिया हुआ है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सामान्य प्रशासन जिसे बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा एक्सेप्शन दिया। लेकिन बाकियों में देखा जाए तो यहाँ पे कंडीशन है कि आप 4 मेंबर ही होने ज़रूरी है। द सेकेंड वन इज एजुकेशन। अब सबके लिए अलग कमेटी नहीं बनती, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारा एक ही कमेटी में डल जाता है। और साथ में सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट ये कमेटी होती है। सोशल डेवलपमेंट इसे हिंदी में बोल सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास। थर्ड कमेटी है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कोई निर्माण कार्य करना है, वो सारी चीज़ें इस कमेटी के अंडर में आती हैं, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसके अलावा जो फिफ्थ कमेटी है वो है एग्रीकल्चर। जनपद पंचायत में एग्रीकल्चर की एक सेपरेट कमेटी होती है, वैसे पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, और ये मत्स्य पालन भी आता है, आपको बताना चाहिए। ये एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। और फिशरीज इसकी कमेटी होती है। और इसके अलावा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, और उसके साथ में फॉरेस्ट को भी ऐड कर दिया जाता है, रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट कमेटी। तो कुल मिला के 5 कमेटी बना सकते हैं ग्राम पंचायत लेवल पे। और यहाँ पे कंडीशन होती है कि यहाँ पे हर कमेटी में यूजुअली 4 लोग होते हैं, और कमेटी जो है 1 सिटिंग होना चाहिए, 1 सिटिंग इन ईच मंथ। हर महीने 1 सिटिंग होना जरूरी है। दिस इज द कंडीशन फॉर ग्राम पंचायत। ऑलराइट, टाइम पीरियड 5 साल होगा वैसे, पंचायत कार्यकाल जब तक चलेगा, समथिंग लाइक दैट। कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप लोग याद रखेंगे, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू। आगे चलते हैं यहाँ पे लेकिन कुछ कंडीशन है, जैसे कुछ कमेटीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एजुकेशन कमेटी है, तो यहाँ पे आपको एक महिला, एक SC या ST कम्युनिटी से एक इंसान का होना ज़रूरी है।
तो ये कुछ कंडीशंस बनी हुई हैं, लेकिन इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इतना डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, कि ये जो कमेटीज़ होती हैं, इन कमेटीज़ में जो पंच होते हैं यही मेंबर होंगे, बट ऑब्वियस बात है, बट पंच कैंट बी द मेंबर ऑफ मोर देन 2 कमेटी। 2 कमेटी तक हो सकते हैं, बट मोर देन 2 कमेटीज़ के आप मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंडीशन होती है। तो जितने पंच हैं उसके हिसाब से ही कमेटी बनती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी कमेटीज़ को बना दिया जाए। हालांकि जो कमेटीज़ हैं उनको आप बढ़ा भी सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन से, लेकिन वो तभी बढ़ा सकते हैं जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की प्रॉपर तरीके से परमिशन मिल जाए। नाउ यहाँ पर एक और कमेटी है, डिस्कस करेंगे जनपद पंचायत और जिला पंचायत की, बिकॉज जनपद पंचायत और जिला पंचायत कमेटी भी एग्जाम पूछी जा सकती है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कमेटीज़ के बारे में, बिकॉज कमेटीज़ के बारे में अभी हाल ही में MPPSC में एग्जाम हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी कमेटीज़ होती हैं। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, अदरवाइज इतना डिटेल हम लोग डिस्कस नहीं करते, बट सिंस दैट क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। हालांकि दीज आर द क्वाइट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि पूछे गए हैं इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ भी देखें तो यहाँ पे 5 to 7 कमेटीज़ बनाई जा सकती हैं, कम से कम 5, अधिकतम 7। हालांकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि यदि आपको परमिशन मिल जाती है तो आप इससे बढ़ा भी सकते हैं, बट इन जनरल रेंज 5 to 7 कमेटीज़ होती हैं। ग्राम पंचायत में 3 से 5 कमेटीज होती हैं। कौन कौन सी कमेटीज हैं इसको कर लेते हैं। एक तो हो गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, सामान्य प्रशासन समिति से बोलते हैं, इसे बोलते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। सेकेंड वन इज एजुकेशन कमेटी, एजुकेशन के लिए प्रॉपर एक अलग कमेटी होती है। तीसरा हो गया एग्रीकल्चर कमेटी, कृषि समिति। चौथा हो गया आपका फॉरेस्ट कमेटी, वन समिति। पांचवा हो गया आपका कोऑपरेटिव्स, जो सहकारिता उद्योग हैं वगैरह, एक तो कोऑपरेटिव हो गया, और वहीं पे कोई इंडस्ट्रीज हैं तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कमेटी। इसके अलावा एक हो गया एजुकेशन, तो याद रखिएगा इसमें एजुकेशन तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। हेल्थ, तो ग्राम पंचायत में हम देखा था हेल्थ एजुकेशन सब एक ही में डाल दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हेल्थ का अलग रहता है। हेल्थ हो गया, साथ में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को हेल्थ के साथ डाला गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे, दिस द सेपरेट कमेटी, हेल्थ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी। और सातवीं कमेटी है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है संचार, दैट्स लाइक कम्युनिकेशन। संचार के माध्यम वहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, इसके लिए भी कमेटी बनाई जाती है। तो कुल मिला के कमेटीज हमने डिस्कस किया है। यदि आप जनपद पंचायत में जाते हैं तो यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या आ रही कमेटी में 5 से 10 सदस्य हो सकते हैं, 5-10 मेंबर्स कैन बी देयर। हर कमेटी में 5-10 मेंबर हो सकते हैं, ये जनपद पंचायत के लिए कंडीशन होती है, और इसको आप लोग याद रखें। जिला पंचायत में भी सेम वही होता है, 5-10 मेंबर्स होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप याद रखें, बहुत ज़्यादा इसके बाद डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स नॉट टू मच रिलेवेंट। बट हाँ, ये याद रखना है कि विधानसभा के कोई विधायक है तो उस कमेटी का एक्स ऑफिशियल मेंबर बन जाता है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, दिस ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट वन। यहाँ भी वही है, मंथ में एक बार इसकी मीटिंग होनी ज़रूरी होती है, और दिस समथिंग लाइक दैट। बाकी डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन उतना हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये भी डिस्कस किया गया है कौन सा, किस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, कैसे बनाया जाएगा, कुछ चीज़ें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट येस, दिस इज द बेसिक थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ऑलराइट, एवली जनपद पंचायत के मामले में विधानसभा जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, वो 15 सदस्य होते हैं।
लेकिन ज़िला पंचायत के मामले में एमएलए और एमपी दोनों को यहाँ पर पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। कम से कम बाय डिफ़ॉल्ट 2 कमेटीज़ होती हैं जहाँ पे ये लोग पदेन सदस्य बन सकते हैं। 13 जनरल डिस्कशन ज़िला पंचायत और जनपद पंचायत पे, बाकी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज बाकी चीज़ें काफ़ी हैवी हो जाएंगी और वो चीज़ें फिर ऑफ द ट्रैक हो जाती हैं, इसलिए डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करेंगे। ये रहा हमारा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बारे में। नगरीय निकाय की बात करें तो नगरीय निकाय में भी हालांकि डिस्कशन करने के लिए भी है, तो नगरीय निकाय के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आपस फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।